नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं सीटेट का तीसरा पॉइंट, प्रगतिशील शिक्षा का महत्व। प्रगतिशील शिक्षा का महत्व क्या है वो देखेंगे। उससे पहले हमारे चैनल पर सीटेट की और यूजीसी नेट हिंदी और 8, 9, 10 हिंदी महाराष्ट्र बोर्ड इंग्लिश मीडियम फ्री में पढ़ाया जाता है। स्टार्ट करते हैं। प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा के महत्व, इम्पोर्टेंस और रेशियो। एजुकेशन के संदर्भ में मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया है जो निम्न प्रकार है। पहला, बालकों की शक्तियों का विकास। बालक की शक्तियों का विकास, इसका उद्देश्य बालकों का विकास करना है। बालकों की रुचि एवं योग्यता को ध्यान में रखकर ही अध्यापक द्वारा उनका निर्देशन किया जाना चाहिए। बालकों को स्वयं करके सीखने पर बल देना चाहिए। जॉन डेवी के शिक्षा पद्धति से प्रोजेक्ट प्रणाली का विकास हुआ। इसके अंतर्गत बालकों को ऐसे कार्य दिए जाने चाहिए जिनसे उनमें स्फूर्ति, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता एवं मौलिकता का विकास हो। दूसरा पॉइंट, सामाजिक विकास का अवसर। सामाजिक विकास का अवसर क्या है ये देखेंगे। शिक्षा बालक के लिए नहीं बल्कि बालक शिक्षा के लिए है। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य ऐसा वातावरण तैयार करना है जिससे बालकों को सामाजिक विकास का पर्याप्त अवसर प्राप्त हो सके। शिक्षा के माध्यम से एक ऐसे समाज का निर्माण पर बल देना चाहिए जो भेदभाव मुक्त हो, जिसमें सहयोग की भावना, सहयोग की प्रवृत्ति को तथा कार्य का स्वतंत्र वातावरण हो। अगला, सभी मनुष्यों को उनकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों, इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुसार समाज में विकास का अवसर मिलना चाहिए। अगला पॉइंट, तीसरा, जनतांत्रिक मूल्यों का विकास। प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करना है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य में परस्पर सहयोग एवं सामंजस्य का भाव स्थापित होना चाहिए। अगला, बालक का व्यक्ति विकास बेहतर हो ताकि शिक्षा के द्वारा जनतंत्र की स्थापना की जा सके। अगला पॉइंट, अनुशासन का विकास। गतिशील शिक्षा के अंतर्गत अनुशासन बनाए रखने के लिए बालकों की स्वाभाविक प्रवृत्तियों को दबाना नहीं चाहिए। अनुशासन का संबंध केवल बालक के निजी व्यक्तित्व से नहीं अपितु सामाजिक परिस्थितियों से भी है। विद्यालय में एक समान उद्देश्य लेकर सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक तथा शारीरिक कार्यों में एक साथ भाग लेने से बालकों में अनुशासन उत्पन्न होता है तथा उनमें
नियमित रूप से कार्य करने की आदतों का विकास होता है। विद्यालय में कार्यक्रमों का बालक के चरित्र निर्माण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। बालकों को एक ऐसा सामाजिक परिवेश दिया जाना चाहिए जिसमें प्रेरित होकर वे स्वयं में आत्मानुशासन की भावना का विकास कर सकें तथा एक अच्छा सामाजिक प्राणी बन सकें। इसके बाद अगला है 5वां पॉइंट, प्राथमिक शिक्षा का सर्वांगीण सार्वभौमिकरण। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। सार्वभौमिकरण का अर्थ होता है सब के लिए उपलब्ध कराना। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के अंतर्गत देश के सभी बच्चों के लिए पहली से 8वीं कक्षा तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करने का उद्देश्य निश्चित किया गया। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि इस अनिवार्य शिक्षा के लिए स्कूल बच्चों के घर के समीप हो तथा 14 वर्ष तक बच्चे स्कूल न छोड़ें। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, न्यूनतम शिक्षा स्तर, मध्याह्न भोजन स्कीम, पोषाहार सहायता कार्यक्रम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, प्राथमिक शिक्षा कोष इत्यादि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिक से संबंधित कुछ प्रमुख कार्यक्रम हैं। अगला पॉइंट, सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान क्या है? सर्व शिक्षा अभियान SSA प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के संबंधित प्रमुख कार्य है। इसे सभी के लिए शिक्षा अभियान के नाम से भी जाना जाता है। इस अभियान के अंतर्गत सब पढ़ें सब बढ़ें का नारा दिया गया है। सार्वभौमिक शिक्षा अभियान भारत सरकार 2000-2001 में प्रारंभ किया गया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत 2004 में हुई थी, जिसके अंतर्गत समस्त लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा देने का सपना देखा गया था। बाद में यह योजना सर्व शिक्षा अभियान के साथ विलय हो गई। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। कौन कौन से? पहला, विद्यालय शिक्षा गारंटी केंद्रों, वैकल्पिक विद्यालयों या विद्यालयों में वापस अभियान द्वारा वर्ष 2003 तक सभी बच्चों को विद्यालय में लाना। अगला, 2007 तक 5 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा पूरी करवाना। वर्ष 2010 तक 8 वर्ष के आयु वाले सभी बच्चों को की प्रारंभिक शिक्षा पूरी कराना। अगला पॉइंट, जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए संतोषजनक गुणवत्ता की प्रारंभिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित कराना। वर्ष 2007 तक प्राथमिक चरण और 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर आने वाले सभी लिंग संबंधी और सामाजिक श्रेणी के अंतराल को खत्म करना। सर्व शिक्षा अभियान की उपलब्धि निम्न प्रकार है। पहला, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत उन
बस्तियों में नए स्कूल बनाने का प्रयास किया जाता है जहां बुनियादी स्कूली शिक्षा की सुविधा नहीं है। इसके अंतर्गत अतिरिक्त कक्षा, पीने का पानी, शौचालय का रखरखाव, स्कूल सुधार तथा अनुदान के माध्यम से वर्तमान स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। यह अभियान जीवन कौशल सहित गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक शिक्षा मुहैया कराता है। इस अभियान के अंतर्गत लड़कियों एवं विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस अभियान के अंतर्गत कंप्यूटर शिक्षा पर बल दिया गया है। इसके अंतर्गत डिजिटल अंतर को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। बच्चों की उपस्थिति आशाजनक करने के उद्देश्य मध्याह्न भोजन जैसे योजना की शुरुआत की गई। यद्यपि सर्व शिक्षा अभियान के फलस्वरूप विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में भारी कमी लाने में सफलता प्राप्त हुई, किंतु वर्ष 2010 तक यह सफलता लक्षित अनुपात तक प्राप्त नहीं हुई। वर्ष 2010 तक सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य पूरा होने के कारण केंद्र सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय ने दिसंबर 2010 में यह निर्णय लिया था कि सर्व शिक्षा अभियान को शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू कराने का प्रयास करने का प्रमुख साधन बनाया जाएगा। इसके लिए संशोधित सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित अधिनियम 2011 में लागू किया जाएगा। अगला पॉइंट, मध्याह्न भोजन स्कीम। मध्याह्न भोजन स्कीम क्या है वो देखेंगे। मध्याह्न भोजन स्कीम की शुरुआत सर्वप्रथम भारत के तमिलनाडु से प्रारंभ हुई, जिसका उद्देश्य सर्व शिक्षा अभियान को फलीभूत बनाना था। प्राथमिक शिक्षाओं में नामांकन में वृद्धि करना तथा स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति में कमी हो इत्यादि को ध्यान में रखकर यह स्कीम शुरू की गई, जिसकी विशेषता निम्न प्रकार वर्णित है। सुविधाहीन वर्गों से संबंधित बच्चों के प्रवेश, उपस्थिति, प्रतिधारण एवं अध्ययन स्तरों में सुधार करके प्राथमिक शिक्षा के व्यावहारिकरण को बढ़ाने तथा प्राथमिक स्तर के छात्रों को पोषाहार समर्थन के राष्ट्रीय कार्यक्रम मध्याह्न भोजन स्कीम की शुरुआत की गई। इस तरह से इस योजना के अंतर्गत पहली से 5वीं कक्षा तक देश के राजकीय अनुदान प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी बच्चों को 80% उपस्थिति पर प्रतिमाह 3 किग्रा गेहूँ तथा चावल दिए जाने की व्यवस्था की गई थी, किंतु इस योजना के अंतर्गत छात्रों को दिए जाने वाले खाद्यान्न का
पूर्ण लाभ छात्रों को न प्राप्त हो, इसके परिवार को मिल जाता था। इसीलिए 1 दिसंबर 2004 से प्राथमिक विद्यालयों में पकाए भोजन उपलब्ध कराने की योजना प्रारंभ कर दी गई। इस योजना के अंतर्गत विद्यालयों में मध्याह्न के छात्र छात्राओं को सप्ताह में 4 दिन चावल से बने भोजन पदार्थ तथा 2 दिन गेहूँ से बने भोजन पदार्थ दिए जाने की व्यवस्था की गई। प्रत्येक छात्र छात्राओं के लिए प्रतिदिन 100 किग्रा खाद्यान्न से निर्मित सामग्री दिए जाने का प्रावधान है, जिसे पकाने के लिए परिवर्तन लागत की व्यवस्था भी की गई। पौष्टिकता सुनिश्चित करने के लिए यह तय किया गया कि भोजन कम से कम 450 कैलोरी व 12 ग्राम प्रोटीन वाला हो। भोजन पकाने का कार्य ग्राम पंचायतों की देखरेख में किया जाता है। मध्याह्न भोजन वर्ष के कम से कम 200 दिनों तक उपलब्ध कराया जाएगा। अगला पॉइंट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 राज्य, परिवार और समुदाय की सहायता से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य गुणवत्ता प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करता है। यह अधिनियम मूलतः वर्ष 2005 के शिक्षा के अधिकार विधेयक का संशोधन रूप है। वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A के भाग 3 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया था। इसको प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में यह अधिनियम पारित किया गया, जो 4 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू किया होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम का महत्व। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा आयु के अनुसार अधिक समझदारी है। इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग की सभी बच्चों की अनिवार्य रूप से प्रारंभिक से माध्यमिक स्कूल तक की शिक्षा प्रदान देने पर जोर दिया गया है। इससे इस आयु के बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। किसी प्रजातांत्रिक देश में शिक्षा नागरिकों का बड़ा महत्व होता है। शिक्षा के द्वारा ही आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर स्तर पर जनशक्ति का विकास होता है। शिक्षा के आधार पर ही अनुसंधान और विकास को बल मिलता है। इस तरह शिक्षा वर्तमान ही नहीं, भविष्य निर्माण का भी अनुपम साधन है। इस सब दृष्टिकोणों से भी शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने का महत्व स्पष्ट है। शिक्षा मनुष्य को विश्व के अन्य प्राणियों से अलग कर उसे श्रेष्ठ एवं सामाजिक प्राणी के रूप में जीवन जीने के काबिल बनाती है। इसके प्रभाव में न केवल समाज का बल्कि पूरे देश का विकास अवरुद्ध हो जाता है। शिक्षा के इन्हीं महत्वों को देखते हुए भारत सरकार ने सबके लिए शिक्षा को अनिवार्य करने के उद्देश्य से शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित करने का एक प्रशासनिक कार्य किया। इस कड़ी में सर्व शिक्षा अभियान को इसका सहयोगी बनाना निसंदेह अत्यधिक लाभप्रद सिद्ध होगा। इस अधिनियम का सर्वाधिक लाभ श्रमिकों के बच्चों, बाल मजदूर, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों या फिर ऐसे बच्चों को मिलेगा जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौतिक, भाषाई अथवा अन्य कारणों से शिक्षा से वंचित रह जाते हैं।
अधिनियम के लागू होने के बाद यह आशा की जा सकती है कि विद्यालय छोड़ने वाले तथा पहले विद्यालय न जाने वाले बच्चों को अब प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सकेगी। अगला पॉइंट, शिक्षा के अधिकार अधिनियम की कमियां। इस अधिनियम की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग और 14 से 18 वर्ष आयु के बच्चों की बात नहीं की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार समझौते के अनुसार 18 वर्ष तक की आयु तक के बच्चों को बच्चा माना गया है, जिसे भारत सहित 142 देशों ने स्वीकृति प्रदान की है। फिर भी 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग की शिक्षा की बात इस अधिनियम में नहीं की गई। इस तरह से यह वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक पे क्वेश्चन आंसर्स लेकर आएंगे। धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।